लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास प्रेमाश्रम के 27वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। प्रभात का समय था और कुआर का महीना। वर्षा समाप्त हो चुकी थी। देहातों में जिधर निकल जाइए सड़े हुए सन की दुर्गंध उड़ती थी। कभी ज्येष्ठ को लज्जित करने वाली धूप होती थी, कभी सावन को शर्माने वाले बादल घिराते थे। मच्छर और मलेरिया का प्रकोप था। नीम की छाल और गिलोय की बहार थी। चरावर में दूर तक हरी हरी घास लहरा रही थी। अभी किसी को उसे काटने का अवकाश न मिलता था। इसी समय बिंदा महाराज और करतार सिंह लाठी कंधे पर रखे एक वृक्ष के नीचे आकर खड़े हो गए। करतार ने कहा, इस बुढ़े को खुचड़ सूझती रहती है। भला बताओ, जब यहां मवेशी न चरने पाएंगे तो कहाँ जाएंगे, और जो लोग सदा चराते आए हैं वे मानेंगे कैसे? एक बेर कोई इसकी मरम्मत कर देता तो ये आदत छूट जाती। बिंदा, हमका तो ये मौजामत 30 बरस हो ही गई। तब से 10 कारिंदे आए पर चरावर को न रोका। गांव भर के मवेशी मजे से चरत रहे। करतार, उन्हें हुक्म देते क्या लगता है? जाएगी तो हमारे माथे। बिंदा, हमार जी तो अस उब गया है कि मन करा थे कि छोड़ छाड़ के घर चला जाई। सुने थे माले का भैया है, बस एक बेर उनसे भेंट हो ही जाई और अपने घर के राह ले। करतार, फैजू दिन भर खाट पर पड़ा रहता है, उससे कुछ नहीं कहते। जब देखो करतार को ही दौड़ाते हैं, मानो करतार उनके बाप का गुलाम है। और देखो, पीपल के नीचे जहां हम तुम जल चढ़ाते हैं वहां नमाज पढ़ते हैं। आप तो रोज कुरान पढ़ते हैं और मैं रामायण पढ़ने लगता हूं तो कैसे डांट के कहते हैं क्या शोर मचा रखा है। अब की अषाढ़ में 300 रुपये नजराना मिला, हमें 1 पाई से भेंट न हुई। बिंदा, हमका तो 1 रुपया मिला रहे। करतार, ये भी कोई मिलने में मिलना है? और सब चपरासियों को रुपए में 8 आने मिलते हैं। ये कुछ ना दें तो 4 आने तो दें। लेना देना तो दूर रहा, उस पर 8 पहर सिर पर सवार। कल तुम कहीं गए थे? मुझसे बोले, करतार एक घड़ा पानी तो खींच लो। मैंने तुरंत जवाब दिया, इसके नौकर नहीं है, फौजदारी करा लो, लाठी चलवा लो। अगर कदम पीछे हटाएं तो कहो, लेकिन चिलम भरना पानी खींचना हमारा काम नहीं है। इस पर आंखें बहुत लाल पीली की। एक दिन पीपल के नीचे वाली मूर्तों को देखकर बोले, ये क्या ईंट पत्थर जमा कर रखे हैं? मैंने तो ठान लिया है कि जहां अब की कोई नजराना लेकर आया और मैंने हाथ पकड़ा कि 4 आने इधर रखिए। जरा भी नरम गरम हुए, मुंह से लाम काफ निकाली और मैंने गर्दन दबाई। फिर जो कुछ होगा देखा जाएगा। फैजू बोले, तुमसे मैं भी समझूंगा। खूब पड़े पड़े रोटी गोस उड़ा रहे हैं, सब निकाल दूंगा। वो देखो मवेशी इधर आ रहे हैं। बलराज तो नहीं है ना? बिंदा, होबे करी तो कौनो डर हो। अब की असजर आवा है कि ठठरी होए गवा है। करतार, बड़े कसबल का पट्ठा है। सुक्खू चौधरी का तालाब जहां बन रहा था वहीं एक दिन अखाड़े में उससे मेरी एक पकड़ हो गई थी। मैं उसे पहले ही झपाटे में नीचे लाया, लेकिन ऐसा तड़प के नीचे से निकला कि मैं झोंके में आ गया, संभल ही न सका। बदन नहीं लोहा है। बिंदा, निगाह का बड़ा सच्चा जवान है। क्या मजाल की को की बिटिया महरिया की ओर आंखें उठा के ताके। करतार, वो देखो फैजू और गौस खां भी इधर ही आ रहे हैं। आज कुशल नहीं दिखती। बिंदा, ये गाय भैंसे तो मनोहर की जान परत है, बिलासी लीने आवत है। करतार ने उच्च स्वर में कहा, ये कौन मवेशी लिए आता है? यहां से निकाल ले जाओ, सरकारी हुक्म नहीं है। इतने में बिलासी निकट आ गई और बिंदा महाराज की ओर अनिश्चित भाव से देखकर बोली, सुनत हो महाराज ठाकुर की बात? करतार, सरकारी हुक्म हो गया है, अब कोई जानवर यहां न चढ़ने पाए। बिलासी, कैसा सरकारी हुक्म? सरकार की जमीन नहीं है महाराज। तुम्हें तो यहां एक युग बीत गया, कभी किसी ने चराई भी मना किया है? बिंदा, उन पुरानी बातन का न गाओ। अब ऐसे हुक्म भवा है, जानवरन का औरों कौनो कैत ले जाओ, नहीं तो वो गौस खां आवत है, सबन का पकड़ के कानी हौत पैठ दे हैं। बिलासी, कानी हौत कैसे पैठ दे हैं? कोई राहजानी है? हमारे मवेशी सदा से यहां चरत आए हैं और सदा यहीं चरेंगे। अच्छा, सरकारी हुक्म है। आज कह दिए चरावर के छोड़ दो, कल कहेंगे अपना घर छोड़ दो, पेड़ तले जाके रहो। ऐसा कोई अंधेर है?
इतने में गौस खां और फैजू भी आ पहुंचे। बिलासी के अंतिम शब्द खां साहब के कान में पड़े। डपट कर बोले, अपने जानवरों को फौरन निकाल ले जा, वरना मवेशी खाने भेज दूंगा। बिलासी, क्यों निकाल ले जाऊं? चरावर सारे गांव का है। जब सारा गांव छोड़ देगा तो हम भी छोड़ देंगे। गौस खां, जानवरों को ले जाती है कि खड़ी खड़ी कानून बखारती है? बिलासी, तुम तो खां साहब ऐसी घुड़की जमा रहे हो जैसे मैं तुम्हारा दिया खाती हूं। गौस खां, फैजू ये ज़बां दराज औरत यूं ना मानेगी। घेर लो इसके जानवरों को और मवेशी खाने हाँक ले जाओ। फैजू तो मवेशियों की तरफ लपका, पर करतार और बिंदा महाराज धर्म संकट में पड़े खड़े रहे। खां साहब ने उन्हें भी ललकारा, खड़े मुंह क्या देख रहे हो? घेर लो जानवरों को और हाँक ले जाओ। सरकारी हुक्म है या कोई मजाक है? अब करतार और बिंदा महाराज भी उठे और जानवरों को चारों ओर से घेरने का आयोजन करने लगे। मवेशियों ने चौकन्नी आंखों से देखा, कान खड़े किए और इधर उधर बिदकने लगे। परिस्थिति को ताड़ गए। बिलासी ने कहा, मैं कहती हूं इन्हें मत घेरो, नहीं तो ठीक न होगा। किंतु किसी ने उसकी धमकी पर ध्यान न दिया। थोड़ी देर में सब जानवर घिर गए और कंधे से कंधे मिलाए कनखियों से ताकते तीनों चपरासियों के बीच धीरे धीरे चले। बिलासी एक संदिग्ध दशा में मूर्तिवत खड़ी थी। जब जानवर कोई 20 कदम निकल गए तब वो उन्मत्तों की भांति दौड़ी और हाँफते हुए बोली, मैं कहती हूं कि इन्हें छोड़ दो, नहीं तो ठीक न होगा। फैजू, हट जा रास्ते से, कुछ शामत तो नहीं आई है? बिलासी रास्ते में खड़ी हो गई और बोली, ले कैसे जाओगे, दिल लगी है? गौस खां, ना हटे तो इसकी मरम्मत कर दो। बिलासी, कह देती हूं इन जानवरों के पीछे लोहू की नदी बह जाएगी, माथे गिर जाएंगे। फैजू, हटती है या नहीं चुड़ैल? बिलासी, तू हट जा, दौड़ ही जा। इतना उसके मुंह से निकलना था कि फैजू ने आगे बढ़कर बिलासी की गर्दन पकड़ी और इतने जोर से झोंका दिया कि वो 2 कदम पर जा गिरी। उसकी आंखें तिलमिला गईं, मूर्छा सी आ गई। एक क्षण वो वहीं अचेत पड़ी रही, तब उठी और लंगड़ाती हुई उन पुरुषों से अपनी अपमान कथा कहने चली जो उसके मान और मर्यादा के रक्षक थे। मनोहर और बलराज दोनों एक दूसरे गांव में धान काटने गए हुए थे। वो यहां से कोस भर पड़ता था। लखनपुर में धान के खेत न थे, इसलिए सभी लोग प्रायः उसी गांव में धान बोते थे। बिलासी धान की मेड़ों पर चली जाती थी, कभी पैर इधर फिसलते कभी उधर। वो ऐसी उद्विग्न हो रही थी कि किसी प्रकार उड़कर वहां पहुंच जाऊं, पर घुटनियों में चोट आ गई थी, इसलिए विवश थी। उसके रोम रोम से अग्नि की ज्वाला निकल रही थी, अंग अंग से यही ध्वनि निकलती थी, इनकी इतनी मजाल। उसे इस समय परिणाम और फल की लेश मात्र भी चिंता न थी। कौन मरेगा, किसका घर मिट्टी में मिलेगा, ये बातें उसके ध्यान में भी न आती थी। वो संकल्प विकल्प के बंधन से मुक्त हो गई थी। लेकिन जब उस गांव के समीप पहुंची और धान के लहराते हुए खेत दिखाई देने लगे तो पहली बार उसके मन में ये प्रश्न उठा कि इसका फल क्या होगा। बलराज एक ही क्रोधी है, मनोहर उससे भी एक अंगुल आगे। मेरा रोना सुनते ही दोनों भभक उठेंगे, जान पर खेल जाएंगे तब। किंतु आहत हृदय ने उत्तर दिया, क्या हानि है? लड़कों के लिए आदमी क्यों झींकता है, पति के लिए क्यों रोता है? इसी दिन के लिए तो इस कलमुए फैजू का मान मर्दन तो हो जाएगा, गौस खां का घमंड तो चूर चूर हो जाएगा। तब भी जब वो अपने खेतों के डांडे पर पहुंची, मनोहर और बलराज नजर आने लगे, तब उसके पैर आप ही रुकने लगे। यहां तक कि वो उनके पास पहुंची तब परिणाम चिंता ने उसे परास्त कर दिया। वो फूट फूट कर रोने लगी। जानती थी और समझती थी कि ये आंसू की बूंदें आग की चिंगारियां हैं, पर आवेश पर अपना काबू न था। वो खेत के किनारे खड़ी हो गई और मुंह ढांप कर रोने लगी। बलराज ने सशंक होकर पूछा, अम्मा क्या बात है, रोती क्यों है? क्या हुआ? ये सारा कपड़ा कैसे लहूलुहान हो गया? बिलासी ने साड़ी की ओर देखा तो वास्तव में रक्त के छींटे दिखाई दिए। घुटनियों से खून बह रहा था। उसका हृदय थर थर कांपने लगा। इन छींटों को छिपाने के लिए वो इस समय अपने प्राण तक दे सकती थी। हाय, मेरे सिर कौन सा भूत सवार हो गया कि यहां दौड़ी हुई आई? मैं क्या जानती थी कि कहीं फूट फाट भी गया है? अब गजब हो गया। मुझे चाहिए था कि धीरज धरे बैठी रहती। सांझ को जब ये लोग घर आते और गांव के सब आदमी जमा होते तो सारा वृतांत कह देती। जैसी सबकी सलाह होती वैसा किया जाता। इस अव्यवस्थित दशा में वो कोई शांतिप्रद उत्तर न सोच सकी। बलराज ने फिर पूछा, कुछ मुंह से बोलती क्यों नहीं? बस रोए जाती है। क्या हुआ, कुछ बता भी तो।
बिलासी सिसकते हुए। फैजू खां और गौस खां हमारी सब गाय भैंसे कानी हौद घांक ले गए। बलराज, क्यों? क्या उनकी सीर में पड़ी थी? बिलासी, नहीं, कहते थे कि चरावर में चराने की मनाही हो गई है। बलराज ने देखा कि माता की आंखें झुकी हुई हैं और मुख पर मर्माघात की आभा झलक रही है। उसने उग्रावस्था में स्थिति को उससे कहीं भयंकर समझ लिया जितनी वो वस्तुतः थी। कुछ पूछने की हिम्मत न पड़ी। आंखें रक्तवर्ण हो गईं। कंधे पर लठ रख लिया और मनोहर से बोला, मैं जरा गांव तक जाता हूं। मनोहर, क्या काम है? बलराज, फैजू और गौस खां से दो दो बातें करनी है। मनोहर, ऐसी बात करने का ये मौका नहीं। अभी जाओगे तो बात बढ़ेगी और कुछ हाथ भी न लगेगा। चार आदमी तुम्ही को बुरा कहेंगे। अपमान का बदला इस तरह नहीं लिया जाता। मनोहर के इन शब्दों में इतना भयंकर संकल्प, इतना घातक विश्वास भरा हुआ था कि बलराज अधिक आग्रह न कर सका। उसने लाठी रख दी और मां से कहा, अभी घर जाओ, हम लोग आएंगे तो देखा जाएगा। मनोहर, नहीं, घर मत जाओ, यहीं बैठो। सांझ को सब जने साथ ही चलेंगे। वो कौन चला आ रहा है? भिंदा महाराज हैं क्या? बलराज, नहीं, कादिर दादा जान पड़ते हैं। हाँ, वही है। भागे चले आते हैं। मालूम होता है गांव में मारपीट हो गई। दादा, क्या है? कैसे दौड़े आते हो? कुशल तो है? कादिर ने दम लेकर कहा, तुम्हारे ही पास तो दौड़े आते हैं। बिलासी रोती आई है। मैं डरा कि तुम लोग गुस्से में न जाने क्या कर बैठो। चला की राह में मिल जाओगे तो रोक लूंगा, पर तुम कहीं मिले ही नहीं। अब तो जो हो गया सो हो गया, आगे की खबर करो। आज से जमींदार ने चरावर रोक दी है। ये अंधेर देखते हो? मनोहर, हाँ, देख तो रहा हूं, अंधेरी अंधेरे। कादिर, फिर अदालत जाना पड़ेगा। मनोहर, चलो, मैं तैयार हूं। कादिर, हाँ, आज आओ तो सलाह पक्की करके सवाल दे दें। अब की हाईकोर्ट तक लड़ेंगे, चाहे घर बिक जाए। बस हल पीछे चंदा लगा लिया जाए। मनोहर, हाँ, यही अच्छा होगा। कादिर, मैं नमाज पढ़ता था, सुना बिलासी को चरावर में चपरासियों ने बुरा भला कहा और वो रोती हुई इधर आई है। समझ गया कि आज गजब हो गया। बारे, तुमने सबर से काम लिया। अल्लाह इसका सवाब तुमको देगा। तुम्हें अब जाता हूं, सबसे चंदे की बातचीत करता हूं। जरा दिन रहते चले आना। कादिर खां सावधान होकर चले गए। ये न समझे यहां मन में कुछ और ठन गई है। मनोहर के तुले हुए शब्दों को उन्होंने मानसिक धैर्य का द्योतक समझा। मनोहर ऐसे उद्दीपन उत्साह से अपने काम में दत्तचित्त था मानो उसकी युवावस्था का विकास हो गया है। धान के पोलों के ढेर लगते जाते थे। न आगे ताकता था न पीछे, न किसी से कुछ बोलता था न किसी की कुछ सुनता था। न हाथ थकते थे न कमर दुखती थी। बलराज ने चिलम भरकर रख दी। तंबाकू रखे रखे जल गया। बिलासी खांड का रस घोलकर सामने लाई। उसने उसकी ओर देखा तक नहीं। कुत्ता पी गया। कुंवार की धूप थी, देह से चिंगारियां निकलती थीं, पसीने की धारें बहती थीं, किंतु वो सिर तक न उठाता था। बलराज कभी खेत में आता, कभी पेड़ के नीचे जा बैठता, कभी चिलम पीता। एक ही अग्नि दोनों के हृदय में प्रज्वलित थी, एक ओर सुलगती हुई, दूसरी ओर दहकती हुई। एक ओर वायु के वेग से चंचल, दूसरी ओर निर्बलता से निश्चल। एक ही भावना दोनों के हृदय में थी, एक में उद्दाम उच्छृंखल, दूसरे में गंभीर और स्थिर। दोपहर हुई। बिलासी ने आकर डरते डरते कहा, चलो, चबीना कर लो। मनोहर ने सिर झुकाए हुए जवाब दिया, चलो, आते हैं। 1 घंटे बाद बिलासी फिर आकर बोली, चलो, चबीना कर लो, दिन ढल गया। क्या आज ही सब खेत काट डालोगे? मनोहर ने कठोर स्वर में कहा, हाँ, यही विचार है। कौन जाने कल आए या ना आए। जैसे किसी भरे हुए घड़े में एक कंकर लग जाए और पानी बह निकले, उसी भांति बिलासी के हृदय में एक चोट सी लगी और आंसू बहने लगे। वो रह रहकर हाथ मलती थी। हाय, न जाने इन्होंने मन में क्या ठान लिया है। वो कई मिनट तक वहीं खड़ी रोती रही। परिणाम की भयावह विकराल मूर्ति उसके नेत्रों के सामने नाच रही थी। मुंह खोले उसे निगलने को दौड़ती थी और शोक। इस मूर्ति को उसने अपने ही हाथों रचा था। अंत में मनोहर के सम्मुख बैठ गई और उसकी ओर अत्यंत दीन भाव से देखकर बोली, हाथ जोड़कर कहती हूं, चलकर चबे न कर लो। तुम्हारे इस तरह गुमसुम रहने से मेरा कलेजा दहल रहा है। तुमने क्या ठान ली है, बोलते क्यों नहीं? मनोहर, जाकर चुपके से बैठो, जब मुझे भूख लगेगी खा लूंगा। बिलासी, हाय राम,
तुम क्या करने पर तुले हुए हो? मनोहर, करूंगा क्या? कुछ करने ही लायक होता तो आज ये बेइज्जती नहीं होती। जो कुछ तकदीर में है वो होगा। ये कहकर वो फिर अपने काम में व्यस्त हो गया। कोई किसी से न बोला। बलराज टाल मटोल करता रहा और बिलासी उदास बैठी कभी रोती और कभी अपने को कोसती। यहां तक कि संध्या हो गई। तीनों ने धान के गट्ठे गाड़ी में लादे और लखनपुर चले। बलराज गाड़ी हाँकता था और मनोहर पीछे पीछे उच्च स्वर में एक बिरहा गाता हुआ चला आता था। राह में कल्लू अहीर मिला। बोला, मनोहर काका आज बड़े मगन हो। मनोहर का गाना समाप्त हुआ तो उसने भी एक बिरहा गाया। दोनों साथ साथ गांव में पहुंचे तो एक हलचल सी मची हुई थी। चारों ओर चरावर की ही चर्चा थी। कादिर के द्वार पर एक पंचायत सी बैठी हुई थी, लेकिन मनोहर पंचायत में न जाकर सीधा घर गया और जाते ही जाते भोजन मांगा। बहू ने रसोई तैयार कर रखी थी। इच्छापूर्ण भोजन करके नारियल पीने लगा। थोड़ी देर में बलराज भी पंचायत से लौटा। मनोहर ने पूछा, कहो क्या हुआ? बलराज, कुछ नहीं, ये सलाह हुई है कि खां साहब को कुछ नजर वजर देकर मना लिया जाए। अदालत से सब लोग घबराते हैं। मनोहर, ये तो मैं पहले ही समझ गया था। अच्छा, जाकर चटपट खा पी लो। आज मैं भी तुम्हारे साथ रखवाली करने चलूंगा। आंख लग जाए तो जगा लेना। 1 घंटे के बाद दोनों खेत की ओर चलने को तैयार हुए। मनोहर ने पूछा, कुल्हाड़ा खूब चलता है ना? बलराज, हाँ, आज ही तो रगड़ा है। मनोहर, तो उसे ले लो। बलराज, मेरा तो कलेजा थरथर कांप रहा है। मनोहर, कांपने दो, तुम्हारे साथ मैं भी तो रहूंगा। तुम 2-1 हाथ चला के वहां से लंबे हो जाना और सब मैं देख लूंगा। इस तरह आके सो रहना जैसे कुछ जानते ही नहीं। कोई कितना ही पूछे, डरावे धमकावे, मुंह मत खोलना। मैं अकेले ही जाता। मुदा एक तो मुझे अच्छी तरह सूझता नहीं, कई दिनों से रतौंधी होती है। दूसरे हाथों में अब वो बल नहीं कि एक चोट में वारा न्यारा हो जाए। मनोहर ये बातें ऐसी सावधानी से कह रहा था मानो कोई साधारण घरेलू बातचीत हो। बलराज इसके प्रतिकूल शंका और भय से आतुर हो रहा था। क्रोध के आवेश में वो आग में कूद सकता था, किंतु इस पैशाचिक हत्याकांड से उसके प्राण सूखे जाते थे। खेत में पहुंचकर दोनों मचान पर लेटे। अमावस की रात थी। आकाश पर कुछ बादल भी हो आए थे। चारों ओर घोर अंधकार छाया हुआ था। मनोहर तो लेटते ही खर्राटे लेने लगा, लेकिन बलराज पड़ा पड़ा करवटें बदलता रहा। उसका हृदय नाना प्रकार की शंकाओं का अविरल स्रोत बना हुआ था। 2 घड़ी बीतने पर मनोहर जागा। बोला, बलराज, सो गए क्या? बलराज, नहीं, नींद नहीं आती। मनोहर, अच्छा, तो अब राम का नाम लेकर तैयार हो जाओ। डरने या घबराने की कोई बात नहीं। अपने मर्जात की रक्षा करना मर्दों का काम है। ऐसे अत्याचारों का हम और क्या जवाब दे सकते हैं? बेइज्जत होकर जीने से मर जाना अच्छा है। दिल को खूब संभालो। अपना काम करके सीधे यहां चले आना। अंधेरी रात है, किसी की नजर भी नहीं पड़ सकती। थानेदार तुम्हें डराएंगे, लेकिन खबरदार, डरना मत। बस गांव के लोगों से मेल रखोगे तो कोई तुम्हारा बाल भी बांका न कर सकेगा। दुखरन भगत अच्छा आदमी नहीं है, उससे चौकन्ने रहना। हाँ, कादिर भरोसे का आदमी है, उसकी बातों का बुरा मत मानना। मैं तो फिर लौट कर घर न आऊंगा। तुम ही घर के मालिक बनोगे। अब वो लड़कपन छोड़ देना। कोई 4 बात कहे तो गम खाना। ऐसा कोई काम न करना कि बाप दादे के नाम को कलंक लगे। अपनी घरवाली को सिर मत चढ़ाना। उसे समझाते रहना कि सास के कहने में रहे। मैं तो देखने न आऊंगा, लेकिन इसी तरह घर में रार मचता रहा तो घर मिट्टी में मिल जाएगा। बलराज ने अवरुद्ध कंठ से कहा, दादा, मेरी इतनी बात मानो। इस वक्त सब्र कर जाओ। मैं कल एक एक की खोपड़ी तोड़कर रख दूंगा। मनोहर, हाँ, तुम्हें कोई मारे तो तुम संसार भर को मार गिराओ। फैजू और करतार क्या मिट्टी के लौंदे हैं? गौस खां भी पलटन में रह चुका है। तुम लकड़ी में उससे पेश न पा सकोगे। वो देखो, हिरना निकल आया। महावीर जी का नाम लेकर उठ खड़े हो। ऐसे कामों में आगा पीछा अच्छा नहीं होता। गांव के बाहर ही बाहर चलना होगा, नहीं तो कुत्ते भूकेंगे और लोग जाग उठेंगे। बलराज, मेरे तो हाथ पैर कांप रहे हैं। मनोहर, कोई परवाह नहीं। कुल्हाड़ी हाथ में लोगे तो सब ठीक हो जाएगा। तुम मेरे बेटे हो, तुम्हारा कलेजा मजबूत है। तुम्हें अभी जो डर लगता है वो ताप से पहले का जाड़ा है। तुमने कुल्हाड़ा कंधे पर रखा, महावीर का नाम लेकर उधर चले तो तुम्हारी आंखों से चिंगारियां निकलने लगेंगी। सिर पर खून सवार हो जाएगा। बाज की तरह शिकार पर झपटोगे। फिर तो मैं तुम्हें मना भी करूं तो ना सुनोगे। वो देखो, सियार बोलने लगे।
आधी रात हो गई। मेरा हाथ पकड़ लो और आगे आगे चलो। जय महावीर की। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास प्रेमाश्रम के 27वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।